नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह के दूसरे पाठ सत्य के प्रयोग, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा रचित है, उसका अध्ययन करते हैं। ये उनकी आत्मकथा का अंश है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। तो चलिए पाठ का दूसरा अंश, सत्य के प्रयोग का दूसरा अंश है बलवान से भिड़ंत। शुरू करते हैं, जो कि गांधी जी द्वारा रचित है। गांधी जी की आत्मकथा का अंश है बलवान से भिड़ंत। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटें। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था, जो कि अफ्रीका में है। मैं यह देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। मतलब हिंदुस्तानियों के साथ और चीनियों के साथ वहाँ पर भेदभाव किया जाता था, भ्रष्टाचार था। अंग्रेजों की बात पहले सुनी जाती थी। भारतीयों के साथ और चीनियों के साथ भेदभाव किया जाता था। मेरे पास रोज शिकायतें आती। मेरे मतलब किसके लिए? गांधी जी के पास। गांधी जी के पास रोज शिकायतें आती। हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100 पौंड देकर चले आ रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर रिश्वतखोरी का काम था। रिश्वत देने वाले अपना काम जल्दी करवा लिया करते थे और जिनके पास रिश्वत नहीं हुआ करती थी वो अपना काम नहीं करवा सकते थे। इसका इलाज आप ही करेंगे तो और आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मेरी भी यही भावना थी। यदि यह सड़ांध दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। ये गांधी जी ने सोचा है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, इस बुराई को दूर नहीं करूँगा, इस रिश्वतखोरी को, इस भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश नहीं करूँगा, तो फिर मेरा यहाँ रहना बेकार है। मैं प्रमाण जुटाने लगा। मैं सबूत इकट्ठे करने लगा कि इस समस्या से कैसे छुटकारा मिले। जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है, कि वो मेरी बात सुनेगा और इंसाफ दिलवाएगा। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना, अच्छे से सुना। उसने, किसने? पुलिस कमिश्नर ने। और प्रमाण उपस्थित करने को कहा और मुझे कहा कि तुम सबूत इकट्ठे करके लाओ ताकि मैं इनके खिलाफ कार्यवाही कर सकूं। जो लोग रिश्वतखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ मैं कार्यवाही कर सकूं। इसके लिए मुझे सबूतों की आवश्यकता पड़ेगी, तो तुम सबूत इकट्ठे करके लाओ। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। उसने कहा, फिर भी हम प्रयत्न तो करें। प्रयत्न तो करना चाहिए। सफलता मिलना ना मिलना बाद की बात है, कम से कम प्रयत्न तो करें, कोशिश तो करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी तो उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। ये विश्वास किसने दिलाया गांधी जी को? पुलिस कमिश्नर ने। मुझे तो विश्वास था ही, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमजोर प्रमाण था। मजबूत दावेदारी नहीं थी, मजबूत सबूत नहीं थे उनके खिलाफ, उनको सजा दिलवाने के खिलाफ। दो के बारे में कोई संदेह नहीं था। ऐसे दो के नाम वारंट निकले, गिरफ्तारी वारंट निकलवा दिया गांधी जी ने। मेरा आना जाना छिपा रह ही नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्राय दिन भर या प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ आता जाता रहता हूँ। इन दो अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही, वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुंचाते थे। कब गांधी जी बाहर आ रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं। यहाँ मुझे यह कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। मतलब उन अधिकारियों से सभी लोग डरते थे, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही न जाते। इन दो में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था, फिर भी दोनों छूट गए। जैसा कि पहले कहा गया है कि इनको सज़ा दिलवाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो जज वगैरह हैं वो भी इन्हीं के खुद के लोग हैं, इसलिए इनको सज़ा दिलवाना मुश्किल है। मुझे बड़ी निराशा हुई। पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई। अब वकालत से मेरा विश्वास उठ गया कि मैं वकालत कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, जब मेरी हिम्मत ही नहीं है ऐसे
दोषियों को सजा दिलवाने की, तो फिर मेरा वकालत करना ही बेकार है। इस प्रकार से गांधी जी को अपनी वकालत से ही अरुचि हो गई थी। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकी, क्योंकि वो जो उनके दोस्त थे वो सामने आ गए थे कि वास्तव में ये दोषी हैं, लेकिन छूट तो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकार थी वो उन्हें वापस उनके पद पर रख नहीं सकी। दोनों बर्खास्त हो गए और एशियाई विभाग को साफ हुआ। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत बढ़ी कि हाँ, कुछ करने से हो सकता है, मतलब अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई, मेरा सम्मान बढ़ गया, मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई। कौन से धंधे में? वकालत के धंधे में वृद्धि हुई। लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ, गांधी जी हमारी मदद कर सकते हैं, ऐसे केसों में गांधी जी हमारी मदद कर सकते हैं। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें बहुत कुछ बचत हुई। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची, पर बहुत हद तक उन्हें सफलता मिली। बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। मैं कह सकता हूं कि इन अधिकारियों के इतने अधम मतलब अधर्मी होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी न था। अधम का अर्थ है अधर्मी, मतलब जो धर्म के खिलाफ कार्य करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वतखोरी का काम करते हैं, उनके लिए अधम शब्द का प्रयोग हुआ है। उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मेरे इस स्वभाव को वे जानते थे, और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला, जब वे कंगाल हो गए, बिल्कुल गरीब हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तब गांधी जी को उनकी मदद करने का मौका मिला, तो मैंने उनकी मदद भी की। तब गांधी जी ने उनकी वापस मदद की। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहानिसबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। अगर मैं विरोध नहीं करता तो उन्हें नौकरी मिल सकती थी, अगर मैं विरोध करता तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया, उन्हें नौकरी मिल भी गई। अगर गांधी जी हस्तक्षेप करते तो उन्हें ये नौकरी नहीं मिलती। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे, और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि गांधी जी सत्य का साथ देंगे, असत्य का साथ कभी नहीं देंगे। किसी भी हालत में वो झूठ का साथ नहीं देंगे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था। इसे मैं उस समय ठीक से जानता नहीं था। यह तो बाद में मैं समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है। इसीलिए गांधी जी ने आजीवन सत्य और अहिंसा का पालन किया। मनुष्य और उसका काम ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। सबके लिए कहा गया है कि अगर कोई अच्छा काम है तो उसके प्रति सम्मान होना चाहिए आपके दिल में, और अगर कोई बुरा हो रहा है, चाहे वो कोई करे, चाहे कोई अपना रिश्तेदार, भाई, बंधु, सगा ही क्यों ना करे, तो उसके प्रति तिरस्कार का भाव होना चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर अथवा दया रहनी चाहिए। यह चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन हमारे ऊपर जब खुद के ऊपर आता है तब हम ऐसा नहीं करते, तब हम भी झूठ का सहारा ले लेते हैं। जब हमारे अपने के ऊपर आता है तो हम भी झूठ का सहारा ले लेते हैं। सत्य के शोध के मूल में अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ, हर क्षण हर पल यह अनुभव करता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है। देखो, ये बात इंपॉर्टेंट है। व्यवस्था के खिलाफ या पद्धति के खिलाफ झगड़ना शोभा देता है कि ये व्यवस्था खराब है, ये गलत है, ये पद्धति, लेकिन व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ना ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि हम सब एक ही कूंची से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान हैं। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियां निहित हैं। व्यवस्थापक का अनादर और तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है
और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। उन शक्तियों का, किन शक्तियों का? जो भगवान ने हमें दी हैं। भगवान ने, हम सबको भगवान ने बनाया है, एक समान बनाया है। हम जो गलतियां करते हैं वो किसका परिणाम है? व्यवस्था का या पद्धति का परिणाम है। इसलिए हमें व्यवस्था या पद्धति के खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि व्यवस्थापक के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बिना स्किप किए वीडियो को देखें। अगर किसी बात को लेकर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में आत्मिक शिक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।